बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसर आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है और इस हफ्ते में जैसे हमने देखा इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च कतई उसको फेल तो नहीं कहा जाएगा कि फेल हो गई, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसके मुताबिक मेरे ख्याल में खान साहब कुछ प्रेशर डालना चाह रहे हैं। आज उन्होंने मीडिया से बात भी की इस हवाले से और बताया कि मकसद क्या था उस लॉन्ग मार्च के ख़त्म होने का। एक सवाल था जो 3 दिनों से सबके जहनों में गर्दिश कर रहा था कि आखिर क्या वजह बनी कि खान साहब छोड़कर चले गए और जलसा करने के बाद वो चले गए, क्योंकि जलसा होने से पहले इस तरह की खबरें आ रही थी ऑलरेडी मीडिया के ऊपर कि खान साहब की डील हो गई है, लेकिन खान साहब ने यह भी कह दिया है कि डील नहीं हुई है। इसी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े बम, बहुत सख्त फैसले वो किए जाने लग गए हैं शहबाज शरीफ साहब हुकूमत की तरफ से, और पेट्रोल का बहुत बड़ा बॉम्ब वो सरों पर गिर चुका है। कुछ सब्सिडी देने की बात की जा रही है, उस पर हम बात करेंगे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। इसी के साथ साथ बिजली के हवाले से भी कुछ खबरें हैं कि बिजली भी महंगी हो सकती है, तो उस पर भी हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि बात कर सकें। लेकिन इससे पहले कि हम तमाम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ें और सिलसिले को आगे बढ़ाएं, या इम्पॉर्टेंट ये है कि इमरान खान साहब ने जो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, क्या हुकूमत उस 6 दिन के अल्टीमेटम को एक्नॉलेज करेगी? क्या 6 दिन बाद खान साहब दोबारा इसी तरह लोगों को जमा करेंगे इस्लामाबाद की तरफ? क्या हुकूमत उस 6 दिन के बाद की पूरी सूरत हाल के लिए तैयार है? दूसरी तरफ आज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो भी आज मंजूर कर लिया गया है। ईवीएम के हवाले से ऑलरेडी कल ये सिलसिला हो चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी इस दफ़ा इलेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। उनके जो वोट का हक है वो उनसे ले लिया गया है, जिसको चैलेंज किया गया। लेकिन इस हवाले से बात करने के लिए कमर दिशात हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, आपने इलेक्शन कमीशन में एक अच्छा यकीनी तौर पर एक वक्त गुजारा और काफ़ी मैं समझता हूँ कि शायद आपकी अचीवमेंट्स भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वक्त ये जो एक बड़ी क्रूशल सिचुएशन हो चुकी है, सिचुएशन इस तरह से क्रूशल है कि इदारे पॉलिटिसाइज्ड डिसीजंस ले रहे हैं या उनको पॉलिटिसाइज तरीके से टारगेट किया जाने लग गया। अगर हक में फैसला आ जाता है तो समझा जाता है कि इदारा काम ठीक कर रहा है, लेकिन उस पार्टी के अगेंस्ट फैसला आता है तो पार्टी को लगता है शायद इदारा बायस्ड है, ये फैसला हमारे हक में नहीं आना चाहिए था, या हमारे हक में आना चाहिए था, दूसरी जमात के हक में नहीं जाना चाहिए था। पहले तो जरा इदारे की इसमें चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की अपनी साख जो है इस वक्त जो पोजीशन है उसको जरा डिफाइन कीजिएगा, उसके बाद फिर हम जो बिल पास हुए उस पर जाएंगे। सर, बड़ी अहम बात ये कही है जो आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में कि हमारे जो इदारे हैं, आईनी इदारे हैं, अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बाकी तमाम सूबों में हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, इनको इस तरह के मामला लेने नहीं चाहिए। अच्छा, ये सियासी मामला होते हैं, सियासत के मामले देखें, फिर सुबह असम्बली में अपने मामला तय करें, पार्लियामेंट में तय करें, तो उनको हेयरिंग सुनना, इमीडिएटली बेंच बैठा देना। इसके बाद जो खास जैसे अब आ रहा है कि बहुत बड़ी खबर छप रही है, बहुत बड़ी बात आ रही है कि अरफान कादिर जो पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और जज भी रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना, उठ के चले गए, इस तरह की बातें आ जाती है। ये इदारे जो है को नहीं आना चाहिए। अब इंडिया में कश्मीर में इतना जुल्म हुआ, उन्होंने बहुत जुल्म किया कश्मीर के अंदर, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई कश्मीर कमेटी तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये हमारा मामला नहीं, ये आप पार्लियामेंट में जाएं और सेनेट में जाएं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ भी ये कहना कि जी आप रिलीफ दे दें, आप रास्ता दे दें, आप रास्ता रोके ना, इस तरह के तो मुल्क की स्टेट की जो रिट है, अब वो कल को नजर आतिश कर दे पूरे पाकिस्तान सारा इस्लामाबाद को, जी वो तो फिर से सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी? ठीक है, तो ये तरीका होता है ना। तो आप कह रहे हैं इदारे की अपनी जो एक नौयत है, जो एक साख है, उसको मजरू नहीं किया जाना चाहिए। इदारे के अपने फैसले होने चाहिए, उसको सब तस्लीम करें, उसको चैलेंज ना किया जाए। मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है या अदालतें दाखिल ना करें तो बिला वजह मुदाखलतें कर रही हैं। ठीक है, उससे फर्क ये पड़ रहा है कि आज इतने शदीद जो है सोशल मीडिया पे हमारे ऑनरेबल जो हमारे जज हैं, हम उनको बड़ा एहतराम करते हैं, उनकी इतनी खतरनाक उनकी तस्वीरें छपी हैं, उनको उससे क्या फायदा हुआ? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान देखिए, अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कल मैंने तमाम प्रोग्रामों में मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हमारी अदलिया ने यरमगाल बनाया हुआ है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध रखे हैं हमारी अदालतों ने। अच्छा, जब भी वो कोई फैसला करती है इलेक्शन एक्ट के तहत किसी को सजा देती है तो 24 घंटे में बल्कि 8 घंटे में उनको पार्टी जिसके खिलाफ फैसला होता है उसको रिलीज दे देते हैं, और फिर साथ साजिश करते हैं कि आप कौन होते हैं सजा देने वाले? अभी आईने लिखा है, कानून ने लिखा है
इलेक्शन ये कमीशन बात की अपनी इंडिया SOPs में हैं। मैंने बार बार मिसाल दी है कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमीशन, हमारी बड़ी मुलाकात रही, जी वो पाकिस्तान भी आते रहता है। उन्होंने ये कहा कि हमारा जब इलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, जब हम इलेक्शन एक्ट के तहत किसी को सजा देते हैं, राइट। तो इंडिया की पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे लोअर कोर्ट तक हमारे मामला भी मुदाखलत नहीं करते। मदाखलत आपको लग रहा है मेन इशू है जिसकी करते वजह से इस नहीं तरह के भाई, इश्यूज करते पैदा हो रहे नहीं हैं। हैं। अच्छा सर, अब जरा बात कर लेते हैं ये जो आज तरमीमी एक्ट पास हुआ है खासतौर पे इलेक्शन के हवाले से, मैं चाहूंगा जरा इस पे जरा एक्सप्लेन कीजिएगा आसान अल्फाज में कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है सर इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स पे। मेरे दोस्त, बात ये है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक उन्होंने पॉलिटिकल स्टंट चलाया हुआ है। जी। उससे पहले तो जरदारी साहब की पार्टी चलाया हुआ था 2008 में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो क्या, जब उन्हें महसूस किया जी हमारे भी यहाँ वोट कोई नहीं मिलेंगे, तो फिर इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानी को खूब उनके जज्बात को रगड़ा। ठीक है। 7 दिन। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप इंडिया का मिसाल ये देना पड़ता है, फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी का मुल्क है। जी। इंडिया में कोई जिसके पास ड्यूल नेशनलिटी है उसको भारतीय शहरियत नहीं मिल सकती, वो भारत में कोई वोट कास्ट नहीं कर सकता, भारत में वो किसी किस्म की कोई किसी किस्म की कार्रवाई वो नहीं करता, यहाँ तक कि वो जलाद भी नहीं खरीद सकता। ठीक है। ये इंडिया ने दिया हुआ है। यहाँ उन्होंने किया हुआ है, वहाँ ये कहा कि ठीक है वो अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, वालिदैन को अपने पैसे भेजते हैं, तो हमारे ऊपर क्या एहसान करते हैं। ठीक है। तो बच्चों को भेजते हैं, उसमें स्टेट बैंक इंडिया के जरिए पैसे आ जाते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे ऊपर क्या एहसान कर रहे हैं। अच्छा, ओवरसीज हम पे क्या एहसान बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, अपने बच्चों को दे रहे हैं ना, वालिदैन को दे रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, जदादे हैं, सब कुछ है, उनको दे रहे हैं। वही रेमिटेंस कंसिडर होती है पाकिस्तान में, और हमें लगता है कि एक ड्रामा मचाया हुआ है कि जो 31 अरब डॉलर आ जाते हैं, तो पाकिस्तान 1 अरब के लिए क्यों मिलते हैं। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है सर, ये क्यों कहा जाता है कि खान साहब की हुकूमत में रेमिटेंसेस ज्यादा हो गए थे? तो क्या लोगों ने बाहर कमाना ज्यादा शुरू कर दिया था, या उनको ट्रस्ट था, उन्होंने घरों में ज्यादा भेजना शुरू कर दिया खान साहब की वजह से? इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है सर? आपसे ही मेरा सवाल है कमर साहब। जी जी, इमरान खान साहब का ठीक है, हर सियासतदान का अपना एक जज्बाती सजा होती है। ठीक है। इमरान खान साहब ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को सारे उनकी पीटीआई चल रही है, तो वो सारी मामला जो है वो दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने अब ये इतना पॉलिटिकल किया, अब ये जहर है, वो तो एक इंटरनेट जो हो रहा है, इंटरनेट वोटिंग बेड जो है ओवरसीज पाकिस्तान की, ये तो हुकूमत पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, जो साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने जो तमाम माहिरीन बुलाए थे इसके बारे में राय दें, तो उन्होंने ये राय दी थी ये पाकिस्तान में काबिल अमल नहीं है। उस पर हुकूमत पाकिस्तान का 4 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ। वो 28 दिन के लिए आए थे, और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मौजूद है। और ये हमारे दोस्त हैं अमीनुल हक साहब, मिनिस्टर, उस वक्त भी ये साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। जी बिल्कुल है। और अब भी उन्होंने फिर इसी रिपोर्ट की बना पर हमेशा इसको रिजेक्ट किया कि एक जो है ओवरसीज पाकिस्तान को वोट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री ने क्वेरी की थी, उनकी मिनिस्ट्री ने इन्वेस्टिगेशन। चलें, ठीक हो गया। अभी इसको हम देख लेते हैं आगे। इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया फिर से कोर्ट में। क्या कोर्ट इस हवाले से भी कोई डिसीजन दे सकता है? क्योंकि ये तो पार्लियामेंट के अंदर मेरे ख्याल में कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर डिसीजन लिया गया है, बिल सेनेट से पास हो गया है, कौमी असेंबली से पास हो गया है, तो क्या अब भी कोर्ट इसमें मुदाखलत कर सकता है? नहीं कर सकती है, कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत है नहीं, आइन में इसने वो। अच्छा। जब भी कोई ऐसा कोई आइन आवाम पैदा हो, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। ठीक हो गया। और आप इस पे क्या राय रखते हैं कि क्या हक में फैसला आ सकता है अभी भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के? वो ये कहेंगे तो कोई रोड मैप तैयार कर ले। अच्छा। एक बड़े जन क्योंकि अंग्रेजी ऐसी होती है कि इसको समझ में किसी को नहीं आती। वो कह देते हैं कि जहाँ बस रोड मैप तैयार कर रहे हैं, उनकी जो जजमेंट होती है ना, वो इटालियन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो किसी को समझ नहीं आती। वो हर आदमी अपनी पसंद के लिए उसके लिए कहता है ये मेरे हक में आ गया, कहते मेरे हक में आ गया। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़नी है तो ईरान की पढ़ लें। ऐसी खूबसूरत ईरान की जजमेंट आती है कि पंजी साफ हो जाती है। और यहाँ तो वो अगर मगर की ऐसी अंग्रेजी होती है कि समझ ही नहीं आती। ठीक हो गया सर। ईवीएम के हवाले से बात कर लेते हैं। ईवीएम पाकिस्तान में क्यों नहीं सर लॉन्च हो सकता? मैं इससे पहले ये बात शुरू करूं, अफजल खान साहब ने एक दफा प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, आज से कोई 3-4 महीने पहले, जब ईवीएम के ऊपर बात हो रही थी। ही सेड के 2010-11 में 2010, 11, 12, 13 में भी ईवीएम की बात निकली थी, और इलेक्शन कमीशन ने खुद
हम उस वक्त वो खुद भी उस इदारे का हिस्सा थे कि हमारी तरफ से भी एक तजवीज़ दी गई थी कि हम ईवीएम पे क्यों नहीं जाते, हम चाहें तो जा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जा सकते हैं। बाद में जब हुकूमत की तरफ से, खासतौर पर खान साहब की तरफ से प्रेशराइज किया गया कि ईवीएम ही करना है, तो इलेक्शन कमीशन ने स्टेप बैक कर लिया कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। इसमें कितनी सच्चाई है? दोस्त है, बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं। मैं जब फेडरल सेक्रेटरी था 2000, हमने इसको 2004 से लेकर 2009 तक इस पर बड़ा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत हमने बार बार उसकी हुकूमत, जमाने की हुकूमतों को, ये यूसुफ गिलानी थे प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में राजा परवेज प्राइम मिनिस्टर बने, इससे पहले शौकत अजीज साहब थे, तो हमने उनसे बार बार कानून साजी करते। जो हमने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, प्लान बना दिया, पायलट प्रोग्राम बन गया, तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा, काजी फारूक साहब ने, कि दिलशाद साहब आपने सारा तो काम कर दिया, पहले कानून साजी तो करवा लें, जब कानून साजी होगी तो हम दे देंगे। जब हमने कानून साजी के लिए पार्लियामानी मिनिस्ट्री के जरिए भेजा तो कोई गौर खोज नहीं किया। अच्छा, तो ये बात तो दुरुस्त थी, बात तो हकीकत है कि इस पर हमको बड़ी कोशिश की गई, लेकिन तो अब इलेक्शन कमीशन सर क्यों स्टेप बैक कर रहा है? जब अब हुकूमत इंटरेस्टेड है तो इलेक्शन कमीशन ने साथ नहीं दिया इन पिछले 2-3 सालों में। 10 तरह के मसाइल के बारे में बात की गई है। हाँ, नहीं होना चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हम हामी हैं। अच्छा, आप उसके हक में? और इसका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए। जो इसमें खराबियां हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं या रिजर्वेशन हैं, ये दूर हो सकती है। ठीक है। इसमें जो भी इसमें कोई इंटरनेट नहीं है, इसमें कोई हैकिंग करने का कोई खतरा कोई नहीं है। एक प्रोपेगेंडा है, पता है सच है झूठ है, उसके हम भी इस पे शिकार हो गए थे। एक ऐसी चिप होती है कि जिसके जरिए आप रिजल्ट तब्दील किया जा सकता है, वो चिप तब्दील वो, लेकिन उसका भी इलाज है, उसका भी काउंटर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है सर। प्लीज साथ रहिएगा। राना मोहम्मद अफजल साहब ने ज्वाइन किया है, PMLN से ताल्लुक रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। राना साहब बहुत शुक्रिया। कमल दिलशाद साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी इनकी खिदमात याद रखी जाती हैं। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, इलेक्शन आप जो बिल्स पास करवा रहे हैं, तो पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूं कि इन 6 दिनों में ही इतनी जल्दी क्यों की जा रही है आपकी तरफ से? हुकूमत तो आपकी 1 महीने से आ गई थी, लेकिन वो तमाम बिल अब तक नहीं लाए गए थे जो खान साहब के आने और चले जाने के बाद से 6 दिनों का जो टाइम है, इसके अंदर ही सब कुछ आप करने लग गए। तो क्या वाकई बैकडोर में कोई डील हो चुकी है? नहीं, डील वाली बात नहीं। तो इतनी जल्दी किस बात की है सर? अगर आपने रहना ही है 1 साल तक तो 2 महीने बात कर लेते। इतनी इसी हफ्ते में क्यों हो रहा है सब कुछ? मैं समझता हूँ कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। हाँ। हमने ये लेट किए हैं। अच्छा। रीजन आपके सामने है, जिस तरह के हालात बने। हाँ। जब हमारे गवर्नमेंट मिली, किस तरह अदमे तमाजी और सारे मामला आपके सामने हैं। ठीक है। तो ये पहले भी लेट हुए, ये फौरी होने चाहिए। ब्लैक लॉ था आपका नैब वाला, इसी तरह दूसरा दादरी के मंसूबे थे कि ओवरसीज को वोट देने, वोट का हक का, और फिर ये जो आपकी मशीनें हैं, तो ये काम बहुत पहले होना चाहिए था ताकि हम एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जाएं। सर ईवीएम के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि कंवर साहब हमारे साथ ही हैं, कुछ मिनट और हैं यकीनी तौर पर ब्रेक में। ये इस बात में, क्योंकि इससे पहले भी अफजल खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी हामी हैं ईवीएम के, ये भी हामी हैं। इससे पहले माजी की भी कुछ बात कर रहे थे, इनकी तरफ से प्रोपोजल दी जाती थी कि ईवीएम पे चले जाएं, इलेक्शन कमीशन खुद कहा करता था। बाद में इलेक्शन कमीशन, अभी मौजूदा दौर का इलेक्शन कमीशन नहीं जा सका उस पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हम साइड पे रख देते हैं। वो ऑर्डर मानने वाला एक इदारा है, जो हुकूमत की तरफ से कहा जाएगा वो कर देगा, इंप्लीमेंट करना उसका काम है। लेकिन हुकूमत क्यों ईवीएम में इंटरेस्ट नजर नहीं आता हुकूमत का? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब इलेक्शन कमीशन कहता है, साबका ये तमाम जितने जो लीडर्स रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए ईवीएम, मुल्क में ईवीएम होना चाहिए, धांधली वाला सवाल खत्म हो जाएगा। तो सर क्या मसला है PMLN को, पीपल्स पार्टी को, PDM को? अगर तो आप सिर्फ ख्याली जन्नत ही बनाते रहेंगे तो वो काम नहीं देखना है कि पॉसिबल भी है कि नहीं। सर इलेक्शन कमीशन के जो हेड्स हैं उनसे बेहतर जानते हैं आप, मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं पॉसिबल है कि नहीं। मैं करते हैं तो पहली बात ये है, कुछ ऐसे नेशनल इशू होते हैं उस पर कंसेंसस होना चाहिए। ओके, सारी पार्टियों का। ठीक है। आप जिस तरह PTI ने ईवीएम पे सारी पार्टियों ने जी गलत है, ये हम नहीं मानते। अब आप ईवीएम पे इलेक्शन पर दूसरी पार्टियों ने, हमने तो पहले कहा था। तो ये चीजें कंसेंसस से होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी इलेक्शन आपका 1 साल रहता है, उसमें आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप इंपोर्ट करें या कर सकें। तो इसमें इसलिए ये जो उन्होंने शर्त लगा दी, ये बिल्कुल गलती। सबसे पहले कंसेंसस होना चाहिए था, उसके बाद एक प्रॉपर वक्त होता है जिसमें हमले को ट्रेनिंग दी जाती, आपकी मशीनें तैयार होती और पूरी सिस्टम। कहने का मकसद ये है कि आपको इस निजाम से कोई मसला नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपके कुछ डाउट्स हैं कि इम्प्लीमेंट हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
यानी कितने साल लगाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कंवर साहब, सर इस पे प्लीज जरा कमेंट कीजिएगा, कितना वक्त चाहिए हमें सर इसको इम्प्लीमेंट करने में? क्या वक्त कम था हमारे पास? हाँ नहीं, पहली बात यह है कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, राइट सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, Right, इसमें शफाफियत का बड़ा इसमें अमल दखल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि साबिक़ा हुकूमत ने इसको कंट्रोवर्सी कर दिया। अच्छा, और इसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जितनी भी तजावीज़ दी है, तफाजात दी है, उसको दूर करने की बजाय इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर शदीद क्रिटिसाइज किया, उनके चेयरमैन को और मेंबरों को। ठीक है, और बड़े अच्छे इस्तेमाल नहीं किए कि आप अपने आप चले जाएं, एक तरह से आदम एतमादी कर लें, तो उसकी वजह रुक गया मामला, ये सारा रुक गया, तो चल नहीं सका आगे। अब तो ये काम मुश्किल है, अब तो इलेक्शन किसी के हो सकते हैं, तो ये अगले इलेक्शन में मुमकिन हो जाए, लेकिन सिस्टम बड़ा अच्छा है। सिस्टम बड़ा अच्छा, चलें ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, नैब का भी आप बिल लेकर आ गए हैं, ये सारे बिल आते जा रहे हैं। खान साहब अगर 6 दिन बाद दोबारा वापस आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर इसी तरह के दोबारा शेल्स फेंके जाएंगे, रोड ब्लॉक किए जाएंगे, या कोई और हिकमत अमली भी तैयार की है राना साहब ने? बड़ी वाज़ेह हिकमत अमली है, जो कानून को हाथ में लेगा। अच्छा सर, कानून को कहाँ हाथ में लिया है? वो इस तरह की तो चीजें कोई भी प्रूव नहीं हो पाएंगी। इससे ज्यादा आप देखें, ये तो हर चीज वाज़ेह हो गई है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हमने माना, इन्होंने वो हुक्म नहीं माना, और उसके बाद जो इस्लामाबाद के साथ हुआ है, वो जाकर देखें, वो मुलाजा करें कि इस्लामाबाद को किस तरह बदसूरत कर दिया, किस तरह आगे आग लगाई गई, बख्तर बंद कर। सर अगर वो तमाम तर जो हर्डल्स रखी गई, लाहौर से दीगर शहरों से आते हुए, पेशावर से आते हुए जो रोड्स ब्लॉक किए गए, सब कुछ हुआ, अगर वो ना होता तो मेरे ख्याल में बड़े आराम से वो आ जाते और अपना जलसा भी कर लेते, वहां बैठे भी होते, इतना इशू भी क्रिएट ना होता। आपको नहीं लगता यहाँ पे राना साहब से थोड़ा सा उन्होंने मिसकैलकुलेट कर लिया इसको? ना मैं समझता हूँ कि राना साहब को अगर फ्री हैंड दिया जाता, अच्छा, तो कोई मसला ही नहीं। पंजाब में क्या करते? गोलियां चला देते, मॉडल टाउन वाला किस्सा दोबारा कर देते। फ्री हैंड से क्या मतलब है सर? पंजाब में कोई गोलियां चली हैं, मॉडल टाउन का वाकया है हमारी, एक एग्जांपल है ऑलरेडी की बात करें, वो भी सारी दुनिया को पता क्या था, किन लोगों ने चलाई, किन पे डाली गई। अच्छा, अब देखें पंजाब में सर आपकी हुकूमत सॉल्व करें उस मसले को भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा धब्बा है आपके माजी के ऊपर। नहीं तो वो इनके हमारे मुखालिफ में गवर्नमेंट थी ना, तो जो इतने झूठे केस बनाए थे वो भी प्रूव कर लेते। अब मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि यहाँ तो हमने बड़ी पाबंदियां लगाई पंजाब, किसी के इनका सूबा था, कितने लोग इनके साथ निकले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको फ्री हैंड दे दिया। क्या ये आराम से बैठ के चलेंगे? अब देखने वाली बात यह है कि उस वक्त कोई मुजामत नहीं थी, सारी फोर्सेस पीछे। सर खान साहब ने आज कहा है ना कि उनको लग रहा था कि मुजामत हो जाएगी, लोग गुस्से में थे, दिन में जो कुछ होता रहा, रात को खून खराबा हो जाता, वो पूरी रात अगर मैं वहां गुजारता। ये कहते थे ना खूनी लॉन्ग मार्च होगा, इन्होंने करके दिखा दिया। यही हमारी थी एप्रीहेंशन। अगर ये हमें गारंटी दे, हम कहते थे कि ये गारंटी दें, कोर्ट ने भी ये कहा कि ये गारंटी दें, पुरअमन रहेंगे, लिहाज हत्या करें। आगे भी अगर ये गारंटी देते हैं कि हम पुरअमन रहेंगे, बिल्कुल एहतियात करें। ठीक है। दूसरी पार्टी में मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया था, ये गमला नहीं टूटा था, लेकिन इन्होंने जिस तरह किया है ऐसे क्यों करता है? इन्होंने मुल्क के साथ बहुत ज्यादती किया, उस वक्त किया है जब आपके IMF के साथ मुज़ाकरा चल रहे थे, और ये गवर्नमेंट को इन्होंने इस तरह डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तो ये इनका चेहरा सामने आ चुका है, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। कंवर साहब, कंवर साहब, अच्छा कंवर साहब की मैसेज लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी खूबसूरती से तमाम सिचुएशन को समझाने की कोशिश की। लेट्स सी आगे 6 दिन बाद क्या होता है, अब तो खैर 4 दिन बाकी हैं, जो भी हो यकीनी तौर पे मुल्क के हक में बेहतर हो। आपका बहुत शुक्रिया। अभी दीगर लीडर से हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे। देखते रहिए चैनल 6। जी नाज़रीन वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और बात हो रही है खान साहब के जो के ब्रेक के हवाले से, बिकॉज खान साहब ने ब्रेक लिया है 6 दिनों का, क्योंकि लॉन्ग मार्च कहीं नहीं गया बकौल उनके, लेकिन जून से उसका दोबारा आगाज हो जाएगा। आज खान साहब ने मीडिया से इस हवाले से बात की, मरियम औरंगजेब साहबा ने बात की, मरियम साहबा ने बात की। मुख्तलिफ इस वक्त जो है वो आपस में तनाज़ात चल रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, कुछ केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ पार्लियामेंट के अंदर हैं, कुछ बिल्स मंजूर हो रहे हैं, कुछ इदारों की तरफ से खदशात हैं। मुख्तलिफ इस वक्त सूरत हाल जो है वो जन्म ले चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है महंगाई। जिस नुक्ते के तहत ये PDM इस अदम एतमाद को लाई थी, इस एजेंडे को उठाया गया था, उसी नुक्ते के तहत महंगाई का जो मसला है वो अब तक वहीं बरकरार है। 30 रुपए का बॉम्ब जो है वो आवाम के सर पर गिरा दिया गया। सुनने में आ रहा है कि शायद सब्सिडी दी जाएगी रक्शे वाले को,
मोटरसाइकिल वाले को, 800 सीसी गाड़ी वाले को, लेकिन अब तक कोई हतमी इसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं निकला इस हवाले से। ठीक हो गया। मुझे बताया जा रहा है कि अली जीजी साहब ने ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली के मेंबर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अली भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर बड़ा इंपॉर्टेंट है आज आपसे बात करना, क्योंकि खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। खान साहब ने क्लियर कर दिया कि मेरी कोई डील नहीं हुई है, बिकॉज एक इंदिया दिया जा रहा था कि शायद खान साहब की डील हो गई है, जिस तरह पहले खबर उड़ा दी गई थी, बाद में उस वक्त भी आपने रिजेक्ट किया कि डील नहीं हुई है, लेकिन खान साहब चले गए शाम को, तो सुनने में आ रहा था कि शायद कोई डील हो गई है, लेकिन उसको ऐलानत नहीं कहा गया। सर इस वक्त मैं आपसे एक्चुअल स्टोरी ये जानना चाहूंगा कि अगर 6 दिनों में ये हुकूमत नहीं जाती जिस तरह का आपने अल्टीमेटम दिया है, तो क्या खान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे? पार्टी में इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, या फिर कोई और अल्टीमेटम दे दिया जाएगा, कोई नई तारीख दे दी जाएगी? जो सब खान साहब पे डिपेंड करते हैं, हम तो सब खान साहब पे ही डिपेंड करते हैं, जैसा खान साहब बोलते हैं वैसा करते हैं। अभी तो खान साहब ने यही कॉल दी हुई है, 6 दिन की बात की। ठीक है। और आगे क्या होता है तो वो जो भी होगा वो फर्दर उससे तो खान साहब भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। कोई पार्टी का नहीं, कोई भी रहनुमा जो है वो उस पर नहीं बोल सकता। सर एक चीज जो नोटिस में आई है, आप खान साहब के वापस जाने के बाद वो तमाम बिल्स जिसका डर था खान साहब को कि ये वापस आने के बाद नैब में तरमीमी बिल लाएंगे, ईवीएम खत्म करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों का राइट छीना जाएगा, वो सब कुछ हो रहा है सर, इन 2 दिनों में हो चुका है। तो इतना जल्दी करने के पीछे कोई वजह नजर आ रही है आपको इस जल्दबाजी की? अब तक भी तो नहीं किया था 1 महीने में। उनका देखिए मकसद यही है, उनको हुकूमत चलानी नहीं है, ठीक है ना। और जो चोर होता है उसका काम यही होता है कि सबसे पहले वो जो चोरी के आइटम है वो उनको उन्हीं पे नजर होती है, समझ गए। तो वो चोरों का काम यही है कि पहले हम अपनी चोरी को किस चीज जिन चीजों से खतरा है उसको कवर करें, ठीक है, समझ गए। तो वो वही काम करने आए हैं जो इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इससे पहले भी 40 साल से जरदारी माफिया और ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ माफिया ने जिस बेदर्दी से मुल्क को लूटा, तो उनको अगर आज मुल्क को नहीं लूटा होता तो आज ये पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। तो आज भी उनके जो मफादात है वो मुल्क के और कौम के लिए नहीं है, उनके पर्सनल अपने इंटरेस्ट के लिए है, समझ गए, इंटरेस्ट के लिए। ये सारा किया तो ये वही करेंगे जिसका सच्चा खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बताया था। ये वही हो रहा है, अपने केसेस हटाएंगे, जितने भी वोटिंग का सिस्टम है ओवरसीज का वो खत्म करेंगे, खत्म हो चुका, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो वोटिंग है वो खत्म करेंगे और अपना लूट खसूट करेंगे, इदारों को तबाह करेंगे, जो हो रहा है। ठीक हो गया। चले आपने उसको चैलेंज किया है कोर्ट के अंदर, लेट्स सी, आई होप कि कोर्ट कोई फेवर में डिसीजन दे आपके। सर इंपॉर्टेंट सवाल है महंगाई के हवाले से। सर जिस नुक्ते के तहत, जिस एजेंडे को वजह बनाकर अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, महंगाई, कि आपकी हुकूमत में महंगाई हो गई, अवाम आपसे तंग है, तो इसलिए हम आपसे हुकूमत छीनने आए हैं, और वो छीन के ले गए हुकूमत, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि महंगाई वहीं की वहीं है, डॉलर 200 के करीब पहुंच चुका है, पेट्रोल पे 30 रुपए बढ़ गए हैं, बिजली महंगी होने जा रही है, आटा महंगा है, कपड़े अब तक शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बेचे हैं। सर कैसे देख रहे हैं महंगाई? तो वहीं की वहीं है सर, तो इसके पीछे रीजन क्या था? अमेरिका एजेंडा प्रूव हो रहा है यहाँ पे? प्रूव क्या हो रहा है? वो तो प्रूव हो चुका होगा, उसमें रह गया मुझे बताएं। तो अभी हुकूमत क्या करेगी आपके ख्याल? CNN के इंटरव्यू में भी इतनी प्लांट खान साहब ने बोल दिया, बिल्कुल बोल दिया, इनमें तो हिम्मत नहीं है बोलने में, ये तो सारे आपको पता चोर है, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा जी। उसमें तो इट्स प्रूवन, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक ही नहीं है सर। ये सारा चीजें हैं। एक जो बड़ा खतरनाक एक जाविया हो गया, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल भी है, बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया, बहुत सारे लीडर्स जिसमें कराची के बहुत सारे आपके मेरे ख्याल में कोलीग्स भी होंगे, MNAs भी हैं, MPs भी हैं, जिनको टारगेट किया गया, बहुत बड़े बड़े हमारे वुज़रा को टारगेट किया, साबिक वुज़रा को, उनके घरों में छापे मारे गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि किसी की दीवार नहीं फैलांगी गई, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया। तो सर सच्चाई क्या है सर? वो वीडियोज झूठी हैं या वज़ीर आज़म साहब की बात में कुछ? एक झूठा वज़ीर आज़म को मिल गया, इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि कौन झूठा है तो फिर क्या फर्क रह गया? मुझे बताए, एक वज़ीर आज़म इतना मीडिया में सब कुछ आ गया, मेरे ऊपर खुद FIR थी, ATC भी मेरे पास 7 ATA भी लगा हुआ था। आज मैंने 7 दिन की मुझे बेल मिली है, 2 FIR मेरी ऊपर कटी है। हमारे साथ आप भी उसमें शामिल हैं? जी हाँ, 6 MP हमारे साथ थे, यानी कि हमारे जो सीनियर हैं, फिरदौस शमीम नकवी था, उनकी तक FIR कटी और ATC का हमारे पे टेररिज्म एक्ट लगाया, फिर हमारे MLAs को घरों से उठाया गया, फिर हमारे कमर्शियल्स को घरों से उठाया गया। ये तो मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध से अलग उठाया गया। ये तो इनका हाल है, समझिए। आज सारा दिन हमारा कोर्ट पे चला गया, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कोर्ट पे थे। अली जहरी के ऊपर भी
FI वही कटी थी, वो उन्होंने एंटी टेररिस्ट से उन्होंने भी बेल करवाई, बेल की। ये तो हाल है, घबराहट के शिकार हैं ये लोग, टांगे इनकी कांप रही हैं, समझ में इनको आ नहीं रहा कुछ, समझिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सियासत है, चोरों का टोला काबिज हो गया हमारे मुल्क के ऊपर, समझ गए। ठीक है सर, सूबे में हो। ठीक हो सर, जाते जाते ये भी कमेंट कर ही दीजिए कि आपको अब कितनी उम्मीद है अगले जो इलेक्शंस होंगे वो एक तो शफाफ होंगे, क्योंकि बड़ा सवाल है ये कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे नहीं होंगे, ईवीएम तो हो नहीं रहा। दूसरा, कितने चांसेस हैं कि खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत बना पाएंगे? देखिए, शफाफ इलेक्शन तो आज तक नहीं हुआ, ठीक है, इस मुल्क में, ठीक है, ठीक है। और एक शफाफ जो हुआ था वो भी इन्होंने, हमें उस तरीके से मेजोरिटी नहीं मिली, वरना हमें तो 2/3 मेजोरिटी 2018 में मिली, समझ गए। ये तो पूरा, जी हाँ, ये तो पूरा क्लीन स्वीप था, समझ गए। तो बहरहाल जो मशीन के वोट वगैरह ये कैंसिल के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन की ओवरसीज थे, इनको खतरा क्या था? यही तो खतरा था कि इनके पास तो चांस नहीं मिलना था ये सारी पार्टियों को। और बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला का एक अपना प्लान होता है, लोगों का अपना प्लान होता है। आई बिलीव कि अल्लाह ताला ये जितना भी कुछ कर ले, अल्लाह का एक अपना प्लान है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके से इलेक्शन में उसी अक्सरियत से 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी, शायद हो सकता है जीत जाए, समझिए। झूठे बोल रहा हूं, चले, उम्मीद अच्छी है आपकी, उम्मीद अच्छी है। इनका उसकी वजह क्या है कि ये, उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान की कौम इनको पहचान गई है। सब पीडीएम को जो लोटे बने, जिन्होंने, जो हमारे साथ भी थे उधर चले गए, चाहे वो एमपीओ में है या कोई भी है, ठीक है ना, सवाई जीडीए की वो नहीं गई, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जितने हैं इनको आवाम पहचान गई है, ठीक है। ये कहीं भी निकलते इनको आवाज सकती है लोटा, चोर या कतार, समझ गए। तो जो बाशूर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाला मुहब्बे वतन जो है ना, वो मेरे ख्याल से वो इनको वोट नहीं देगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ये जितनी धांधली कर ले जी, पीटीआई की आपको लग रहा है, और अवाम अब क्योंकि अवेड हो चुकी है, इंसाफ की जीत है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ रहे। अब हमें ज्वाइन करेंगे पेट्रोलियम एसोसिएशन के हेड चेयरमैन जनाब खुदाबख्श साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है, काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है। सर, जब भी आपसे बात होती है खबर अच्छी नहीं होती सर। कभी वो मौका कब आएगा कि जब मुल्क में 100 से नीचे पेट्रोल अचानक चला जाए और मैं खुशी में आपको प्रोग्राम में शामिल करूं कि सर ये क्या हो गया, कैसे हो गया? ऐसी कोई खबर नहीं आ रही सर, बॉम्ब गिरते जा रहे हैं, 30 रुपए बढ़ गए, सुनने में आ रहा है 30 दोबारा बढ़ने वाले हैं। तो जरा इस एक्चुअल सिचुएशन को समझाइएगा कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी पैदा हो क्यों गई है सर? क्या IMF रीजन है, कोई और रीजन? हाँ, इस वक्त सिचुएशन जो है, जो 30 रुपए बढ़े, इसके बाद अभी जो आपकी सब्सिडी रह गई है वो पेट्रोल पे 17 रुपए रह गई है, ठीक है, और डीजल पे 56 रुपए रह गई है। अच्छा, तो आप ये मेरा ख्याल है वो अभी इतनी जल्दी तो पास आने ये नहीं करेंगे, 15-20 थोड़ी देर बाद करेंगे, और इसको मेरा ख्याल है स्टॉक प्राइस करेंगे, थोड़ा 5-5 4-4 रुपए करके करेंगे मेरा ख्याल है। अच्छा, इस तरह से तो तभी ये मामला होगा तो जान छूटेगी आपकी, लेकिन ये बहुत जरूरी था करना, इसके बगैर आपका मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है सर, ये खान साहब के, ठीक है सर, मेरे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, आप कंप्लीट कर लें प्लीज, कंप्लीट कर लें। जी, कंप्लीट मैं कह रहा हूँ, पिछली हुकूमत ने जो पैसे कम किए थे उस वक्त पता नहीं उन पे क्या था या क्या प्रेशर था, लेकिन उस वक्त अगर न करते तो उतना सूरत हाल नहीं होती। अच्छा, और फिर उन्होंने एक पाबंदी लगा दी कि 10,000 ये 10 रुपए पेट्रोल कम करके फिर जितना बढ़ जाए या कुछ हो जाए जून तक तो नहीं बढ़ेगा, कम ही रहे। तो उससे वो जो उनका सब्सिडाइज अमाउंट थी वो बढ़ती गई और वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होती गई। ठीक है, लेकिन ये अब मजबूरी थी इनको और इन्होंने हिम्मत करके कर ली है, मेरा ख्याल है ठीक हो गया। और इसका महंगाई तो जरूर होगी, लेकिन आज सुना है कि 9 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब कोई जी ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सवाल आपसे करना बनता है, वो ये है कि रशिया का सर बार बार जिक्र आता है। पीटीआई हुकूमत की जब बात करें तो वो कहते हैं जी रशिया से डील होने वाली थी। अक्सर आप ट्विटर पे देखें तो सबकी तरफ से ये था जी डील होने वाली थी, 50 रुपए पेट्रोल सस्ता होने वाला था, उन्होंने 30 रुपए बढ़ा दिया। मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है PMLN की तरफ से, उन्होंने कहा है जी कि अगर डील हुई भी थी तो कोई टेंडर नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, रशिया से अगर बातचीत हो रही थी तो कहीं तो रिकॉर्ड मिलता, कोई इस तरह कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सर ये रशिया की क्या हकीकत है सर? असल में बात ये है कि बात तो यही, अगर कोई इन्होंने अगर कोई उनके साथ कोई मुआहदा किया होता, कोई एग्रीमेंट किया होता और वो सामने आता और मेरा ख्याल है उस पे फिर काम तो हो सकता था। अच्छा, ये दूसरी बात है कि अमेरिका खुश ना होता, लेकिन सर वो इंडिया ने भी तो कर ही लिया ना।
हाँ, तो इंडिया ने भी कर लिया और ये भी कर लेते। मेरा ख्याल है वो मटेरियलाइज नहीं हुआ का बात उन्होंने की होगी जी, जी। तो जब ये गए हैं। ठीक है, ज़ाहिर है कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं हो सका और मेरे ख्याल में आगे वो तकमील को नहीं मेरा ख्याल है पहुंचा। वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। अच्छा, क्योंकि जल्दी गड़बड़ हो गई। तो बहरहाल ये तो देखे, ये तो एक फरीजे है, ठीक है, होने वाला था, होगा नहीं होगा। ठीक है। बात ये व्हाट इज द फैक्चुअल स्टोरी आपके सामने क्या है। आपके सामने, हमारे सामने इस वक्त है कि इनको प्लान करके, ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट एक आज शायद अनाउंस भी करने वाले हैं ठीक है, कि कोई वो इससे नादरा से डाटा लेके किसी कार्ड के थ्रू, बेनजीर कार्ड के थ्रू या कोई फैसिलिटेट करना चाहते हैं, ठीक है, ये मोटर बाइक को, रिक्शा को, जी, मैं समझता हूँ उसका बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, पता नहीं इन लोगों को समझ नहीं आती कि इस पेट्रोल की कैटेगरीज है, अच्छा, 97, 90 और 100। ठीक है, अब पहले जब सादा पेट्रोल होता था और सुपर पेट्रोल होता था, तीसरी उसकी कैटेगरी होती थी HOBC, 100 ऑक्टेन। ठीक है, तो ऑक्टेन में जब जाते थे तो सादा जो होता था वो 87 कागजों पे होता था, ठीक है। लेकिन 85 मिलता था। ठीक है, अब ये मोटरसाइकिल के लिए और उसके छोटी गाड़ियों के लिए, रिक्शा रक्शे के लिए, हाँ। 87 कर दें, ठीक वो है, 87 के 85 मिलेगा, लेकिन रिक्शा भी चल सकता है, ठीक है, मोटरसाइकिल भी चल उस सकती है। पेट्रोल की क्वालिटी से कोई ये इंजन चल मसला सकते नहीं हैं, है। ठीक हो गया, और सिस्टम में भी कोई मसला नहीं है कि हर पेट्रोल पंप पे डिस्पेंसर लगे हुए हैं, एक ठीक है। डिस्पेंसर और एक पेट्रोल टैंक जो एलोकेट है कर दिया जाए, उसको मार्क कर दिया जाए कि ठीक है। ये रिक्शा के लिए है और उसके ठीक लिए है। है, और इससे हाँ। सादा पेट्रोल, रेगुलर पेट्रोल उसको कहते थे, ठीक है, और वो होता था 87 रॉन। 87 नहीं है तो 85 तो मिलेगा ना। ठीक है, तो वो टेम्परेचर से आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है कि आप कैलकुलेट कर दें कि उसको अलाउ कर दें, ठीक है, तो इनके सारे सिस्टम ठीक हो ठीक जाएंगे। है। पेट्रोल को, वो पेट्रोल सस्ता होगा जो उन छोटी गाड़ियों के लिए एलोकेट किया जाएगा, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में जो बड़ा मिलेगा वो बता रहे हैं कि जो गरीब आदमी है उसको सब दे, जो मोटरसाइकिल ठीक वाले है। को, रिक्शे वाले को सब्सिडाइज करना। जी, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। इससे मैं आपको कह रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से जी, कि प्लीज। इससे बेहतर तरीका, इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। हम्म। और ये बहुत इजी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कंपनियों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक कोई है। टैंक लगाने के लिए, कोई डिस्पेंसर लगाने के लिए, कोई। लेकिन कोई सर एक बात सवाल नहीं। यहाँ पे ये पैदा होता है, जिस पेट्रोल की क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं 87 या 85, उसकी प्राइस क्या कम है, या उसकी प्राइस में भी कुछ इससे 2-4 प्राइस रुपए कम का हो फर्क जाएगी है? ना सर, इससे प्राइस देखिए, ये जी। रॉन जो है, जी। जो आप ग्रेटिंग है ना, जी, जी। ग्रेटिंग जो है, जो कितना प्राइस का फर्क आ सकता है सर, मैं ये जानना चाह वो रहा हूँ। प्राइस इसमें ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी। ठीक और है। जो प्राइस कम होगी हाँ। वो सब्सिडाइज होगी मोटरसाइकिल वाले को, रिक्शे वाले को। ठीक हो और गया। गवर्नमेंट की भी नाम हो जाएगा और महंगाई की भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा उनको। ठीक हो गया, ये बहुत अच्छा है अगर ये ठीक हो आपके तवज्जो से चैनल से कुछ जी। सुन ले हम्म। जो हुकूमत के करता धरता है, तो और हमें अगर वो कहे तो हम उनको राइटिंग में भी हर चीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उनको राइटिंग में दे सकते हैं और एक बड़ा कॉम्पिटेंट आप अथॉरिटी हैं जो ये बात कर रही है, तो मेरे ख्याल में मसला हल हो सकता है। हाईली अप्रिशिएट। आप पेट्रोल कंपनी की तेल नहीं मंगा के स्टॉक सही नहीं कर रही थी, डर के मारे के पता नहीं क्या होगा। जी, पेट्रोल पंपों वालों को सप्लाई नहीं मिल रही थी, यानी पेट्रोल स्टेशन ऑनर जो हैं और जो डीलर जो है उनको कंपनियों से अपनी सेल के मुताबिक तेल मिल रहा। जी, जब सेल के मुताबिक तेल नहीं मिल रहा तो उनके फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ रहे हैं। बिजली का बिल उन्होंने देना है, नौकरों की तनख्वाह देना है। बिजली से मुझे याद आया सर, ये बिजली भी मैंने सुना 5-6 रुपए, कराची कुछ 5 रुपए आई थिंक बढ़ाए जा रहे हैं, क्या ये भी इसी वजह से क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया है या तेल की कीमत बढ़ गई है, नॉट पेट्रोल बट जो ऑयल? देखें, IMF ने का प्रेशर जरूर है ना। ठीक देखिए है। IMF के बगैर तो आप चल नहीं सकते। ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। जितनी दुनिया में मुल्क है जो अंडर इन्फ्लुएंस अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं, हाँ। वहाँ IMF उनका करता जाता है। ठीक है, तो IMF के साथ आपका एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। सारे लोग भी हो जाते हैं, सारा वर्ल्ड बैंक और फलाने सब लोग आपको एड देना शुरू कर देते। ठीक है, अगर अभी भी ये कर ले IMF से और इनका थ्रू हो जाए एग्रीमेंट, तो आपको सऊदी अरेबिया भी वो रिलीफ दे देगा। ठीक है। देख रहे हैं जो 3 अरब उन्होंने इनको दिए हुए हैं वो एक्सटेंड की जा रही है उसकी डेट। साल के आखिर में उसको 1 साल की वो और रिलीफ दे देंगे। इसी तरह सऊदी अरेबिया आपको तेल दे रहा है 1.2 बिलियन का, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट आप दे रहा है। इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसको डबल कर दे, यानी 2.4 कर दे, तो वो भी वो मान गया है। अच्छा, तीसरी बात ये, अगर तीसरी बात
उन्होंने कहा कि हमें 2 अरब रुपए, 2 अरब डॉलर जो है हमारे लिए और सैंक्शन कर दें, तो वो ये चीजें तब हो सकती हैं कि सऊदी अरब और यूएई भी इनको कोई मॉडल बना रहे हैं कि इनके साथ कोई उधार ना हो, बिजनेस करें और ऐसे फंड जनरेट हो ताकि हमारी महंगाई भी कंट्रोल हो, हमारी इकानमी भी ठीक हो। वो भी काम हो रहा है। और ईद वाले दिन आपने देखा है कि एक टीम आई है जो प्राइम मिनिस्टर को मिली है, बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर विजिट करके आया था, वो प्लान करके आया, उसी कनेक्शन में वो लोग आए और उसमें भी काम हो रहा है। लेकिन बात नक्सल जी स्टोरी है कि IMF से आपका अगर हो जाता है, ठीक है, तो फिर तो आपके साफ जगह से आपको एड मिल जाता है, हो जाएगी। अगर IMF को आपने छोड़ा, एक दफा नून लीग के नवाज शरीफ का IMF को क्लोज कर दिया था, वो चलने लगे। लेकिन इस वक्त वो सिचुएशन मेरा ख्याल है नहीं है कि ये IMF चला देंगे या कोई आके इनकी मदद को आ जाएगा। अच्छा, लेकिन IMF से अगर ये वो मेरे ख्याल है सारी चीज इनकी तैयार तय हो गई है, ठीक है, सिर्फ पेट्रोल की और बिजली की सब्सिडी वो भी अब हो गया, तो मेरे ख्याल में अब वो डील हो गई है, हो गया, तो ये वार हो जाएगा। फिर इनको अगर अपने खर्चे कम कर लेते हैं और आपके जो ऐसी फजूलात चीजें उनको कम कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है इकानमी में अल्लाह करेगा कि आस्ते आस्ते हो जाए। देखिए इस मुल्क में बड़ी वर्ष है, इसका सिस्टम सही हो, लोग नियत से काम करने वाले हो, वो बड़े मेहनती हैं, हमारे पास वसाइल भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा हो कि नीट एंड क्लीन हो और इस तरह से हो कि हर आदमी को की अप्रोच में हो, कोई उसमें खराबी ना हो। तो सर आपने जो जिक्र किया खर्चे कम होने का, क्या वो खर्चे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो फ्री पेट्रोल अलॉट किया जाता है वो भी हो सकते हैं उसमें शामिल, जो फ्री ट्रैवल्स दिए जाते हैं वो भी शामिल हो जा सकते हैं, अब्रॉड के फ्री ट्रिप्स होते हैं सर वो भी शामिल हो सकते हैं, जो प्रिविलेज दिए जाते हैं साबका अहदेदारान को वो भी शामिल हो सकते हैं। ये इस तरह के खर्चे PIA रेलवे और हवाईदारी की तरफ से जो फ्री टिकट्स, क्या ये भी आपके ख्याल में खत्म होना चाहिए तो कुछ बेहतरी आएगी? हर इदारा आप एक कोशिश कर ले कि अपने बजट में 25% या 30% कम करना है, ठीक हो, उनको इख्तियार दिया जाए हर इदारे को कि जी आप ये कम करें। देखें आप अपने घर में अपनी माँ को या अपनी बीवी को तनख्वाह ला के देते हो तो कहते हैं बीवी ये मेरे पास है, आप इसमें घर चलाना है, और वो जो समझदार खातून होती हैं अगर 100 रुपए देते हैं तो 75 रुपए गुजारा करती है, 25 रुपए बचा लेती है। बिल्कुल ऐसा ही, वो बचत जो है वो आपकी इकानमी है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। इस तरह मुल्क भी अगर, और ये तब भी काम हो सकता है कि कॉन्फिडेंस दें सब इदारों को, सबको इख्तियार दें और उसमें ऐसे लोग हों जो ईमानदारी से काम करें, अपने मुल्क की दुख और दर्द उनके दिल में हो और उनको मॉनिटर करने वाली हुकूमत हो ऊपर, और वो मॉनिटरिंग ऐसी हो कि वो स्टेटनेस हो, ठीक है, स्टेट हो, वो इस नहीं हो कि मेरा चाचा है और मामा है इसको छोड़ दो और इसको सजा दे दो। सर जाते जाते मेरा बड़ा लास्ट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये जब भी इस तरह प्राइस बढ़ाए जाते हैं अचानक से किसी भी तारीख को, तो ये पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल क्यों खत्म हो जाता है सर? अवाम ये ख्वार क्यों होती रहती है? इस पे प्लीज बात कीजिए, प्लीज सर। इसलिए खत्म हो जाता है कि कंपनियां शुरू से जब नजदीक आ रहे तो कंपनियां एलोकेशन लगा देती है, ठीक है, जिसको 20,000 की सेल है उसको 10,000 देती है, उसको 8,000 देती है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा पेट्रोल पंप एक उसमें है लाहौर में टोटल कंपनी का, उसको 5 दिन से पेट्रोल नहीं मिला, जबकि उसको 32,000 लीटर के एक सुपर के पैसे और 8,000 लीटर पेट्रोल के पैसे 5 दिन से एडवांस लिए और पेट्रोल नहीं मिला। अच्छा, वो एलोकेशन लगा देती है, अपने पैसे बनाती है, ठीक है। तो ये इस वक्त ओगरा को देखना चाहिए, ओगरा को देखना चाहिए, सवाल है, ओगरा को देखना चाहिए, ठीक हो, और ओगरा को किसी की शिकायत मिले तो उससे उन कंपनियों को एक्शन लेना चाहिए। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट सर, बहुत शुक्रिया। मुझे ऑफ कोर्स हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है वरना मजीद आपसे बात होती। नाज़रीन, खुदाबख्श साहब बात कर रहे थे और मलिक साहब बड़ी खूबसूरती से सारी सिचुएशन समझाई कि रशिया का क्या ताल्लुक है, क्यों महंगा, और सबसे बड़ी जो सजेशन दी गई है कि जो लो क्वालिटी पेट्रोल है उसके आप जो पेट्रोल बूथ्स होते हैं वो आप अलग कर दें, वो वहाँ से पेट्रोल मिले उस पर सब्सिडी दे दें, और बाकी जो हाई क्वालिटी पेट्रोल है उसके ऊपर आप चाहे सब्सिडी ना दें। तो ये आसान तरीका है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का। अगर ऑफिशियल्स तक ये बात पहुँच जाती तो मेरे ख्याल में ये इसमें काफ़ी मुझे तो बड़ा जानदार सॉल्यूशन लगा है। अब जो दीगर हल्के हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन आज के लिए यकीनी तौर पे इतना ही। कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।